दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपने देख लिया होगा अच्छे से। जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसको देख के आए, देन पार्ट नंबर 2 में थ्योरी आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले है पूर्ति फलन क्या होता है। फलन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फलन मतलब होता है संबंध लिखो या फलनात्मक संबंध लिखो। देखो अच्छे वर्ड्स होते हैं ये। फलन मतलब या तो संबंध लिखो या तो फलनात्मक संबंध लिखो। तो देखो क्या बता रहा है, पूर्ति फलन यानी सप्लाई फंक्शन होता क्या है। तो पूर्ति फलन से अभिप्राय किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्वों के फलनात्मक संबंध से। यानी पूर्ति फलन से अभिप्राय क्या है, वह किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्व या उसको प्रभावित करने वाले तत्व, ये बोल सकते हो उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध से, के बीच भी लगा सकते हो आप। क्लियर हो गया ना? तो पूर्ति फलन से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच क्या है, फलनात्मक संबंध से है। क्लियर हो गया? देखो मैंने ये वर्ड यूज कर लिया डेफिनेशन में, तो इससे डेफिनेशन क्या काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2, व्यक्तिगत पूर्ति फलन यानी इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है। तो व्यक्तिगत पूर्ति फलन से अभिप्राय व्यक्तिगत पूर्ति, कौन? व्यक्तिगत पूर्ति तथा व्यक्तिगत पूर्ति के निर्धारक तत्वों यानी व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध से। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा क्या, मैंने व्यक्तिगत पूर्ति तथा व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध से, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बाजार पूर्ति फलन क्या होता है, मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो मैंने इसमें क्या लिखवाया है कि बाजार पूर्ति फलन से अभिप्राय बाजार पूर्ति तथा बाजार पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध से। देखो डेफिनेशन एक बार में याद हो जाएगी, इस तरह से लिखवाई जा रही है, ध्यान से समझना। मैंने पहले क्या बोला, पूर्ति फलन क्या होता है। तो पूर्ति फलन से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की पूर्ति को प्रभावित या निर्धारक जो तत्व होते हैं ना इसके, उसके बीच फलनात्मक संबंध से। कोई पूछेगा व्यक्तिगत पूर्ति फलन क्या होता है, तो बोलोगे व्यक्तिगत पूर्ति तथा व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध से, या फिर उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं उसके बीच में फलनात्मक संबंध से। क्लियर है? फिर कोई बोलेगा बाजार पूर्ति फलन क्या होता है, तो बोलेंगे बाजार पूर्ति और बाजार पूर्ति के जो निर्धारक तत्व होते हैं या जो उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनके बीच फलनात्मक संबंध से। क्लियर हो गया? काफी आसान लैंग्वेज है, आप फटाफट से तीनों को याद कर लीजिए। डन। उसके बाद आता है हमारे पास वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व, यानी जो वस्तु की पूर्ति है उसको प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, या पूर्ति फलन के तत्व बताइए, या वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व बताइए। सब एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना? तो काफी सारे तत्व हैं। सबसे पहला कौन सा आपका, वस्तु की कीमत। कौन सा है? वस्तु की कीमत। देखो जनरली मैंने देखा है कि जो टीचर है वो ये पूछता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो ये सारे प्रभावित करने वाले कारक यही होते हैं सारे जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन काफी सारे पढ़ने वाले हम। अब कुछ टीचर जो होते हैं ना, जो काफी पहले के टीचर हैं, वो पता है क्या जानबूझ के ऐसे बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बता। अब बच्चा किताब के हिसाब से सब जगह से मिक्स लिख के आ जाता है और टीचर नंबर काट देता है। टीचर कहता है ये तो इंडिविजुअल वाले का, मैंने तो सॉरी ये तो क्या नाम है, ये बाजार वाले का, मैंने तो व्यक्तिगत पूछा था। या टीचर बाजार पूछ लेगा, तुम लिख के आ जाओगे व्यक्तिगत। तो कैसे पता चलेगा कौन सा व्यक्तिगत है और कौन सा बाजार? ठीक है ना? तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे देखो इस तरह से एक छोटा सा आई लगा रहा हूँ आपके लिए। इसका मतलब इंडिविजुअल वाला है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत का पॉइंट है ये वाला। क्लियर है? मैं हेडिंग लिख सकता था, बट हेडिंग लिखने से कोई मतलब नहीं। बहुत रेयर केस में कोई टीचर स्पेशली बिल्कुल डीप जाता है कि मुझे व्यक्तिगत बता दो, मुझे या फिर बाजार बता दो। आपको नॉर्मली कोई से भी 4-5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं वहां पे, जितना नंबर का आएगा उसके हिसाब से। ठीक है ना? बट अभी हमें क्या करना है, वस्तु की कीमत, यानी हमने क्या बोला, ये पहला तत्व है और उसको मैंने आई लिख दिया, नहीं व्यक्तिगत का पार्ट माना जाता है। समझ में आ गया ना? क्लियर है? कुछ ना बोले तो कोई भी पॉइंट लिख के आ सकते हो। 6 नंबर है तो 6 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर है तो 4 पॉइंट लिखिए। क्लियर हो गया? बट अगर वो बोलता है व्यक्तिगत बताओ, तो मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत कौन से है। बाजार बोलेगा तो बाजार बताऊंगा कौन से। तो सबसे पहले वस्तु की कीमत, उसने क्या बोला, वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला क्या है, सबसे प्रमुख कारक है। यानी सबसे, अगर हम पहले कारक की बात करें तो इसी की बात करते हैं। वस्तु की कीमत जो है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इसके अंतर्गत अन्य बातें समान रहने पर, देखो ये जो वर्ड है ना, अन्य बातें समान रहने पर, प्लीज इसको लिख के आया करो। ठीक है ना? इसको लिखोगे तो टीचर को क्या है, ज्यादा खुशी होगी उसको आपका जो आंसर देख करके। अन्य बातें समान रहने पर लिखना पड़ेगा कि अन्य बातें जब समान रहती है और उस केस में जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, यानी अगर आपके प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। और अगर इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। यानी कीमत कम होने पर
पूर्ति भी कम होगी, कीमत के अधिक होने पर पूर्ति भी अधिक होगी, यानी इनके बीच में जो संबंध है, जब ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, इसका मतलब ये एक धनात्मक संबंध है, ठीक है, इसको प्रत्यक्ष संबंध भी कहते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। क्लियर है? अब अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं वस्तु की कीमत की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इसी पे ही फोकस करना है, बाकी इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें फोकस नहीं करना है। तो जब वस्तु की कीमत वाला पॉइंट बोला जाता है तो अन्य बातें यानी जो अदर फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे जो बाकी जो तत्व होंगे वो सारे क्या होंगे, फिक्स मान लिए जाएंगे, उनको माना जाएगा, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनको ऐसे फिक्स मान लिया जाएगा, स्थिर मान लिया जाएगा। क्लियर है? और अभी हम बात करें सिर्फ कीमत की, तो कीमत में ही चेंज करेंगे। बट जब हम अन्य तत्व पढ़ेंगे, अन्य तत्वों के टाइम पर ये आपका क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, बाकी अन्य तत्व कोई भी काम करेगा वहां पे। क्लियर हो गया? तो वस्तु की कीमत में क्या लिखा है? वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख यानी मुख्य कारक है। इसके अंतर्गत जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम होती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। आपको इतना ही याद रखना है। समझ में आ गया? और इसी को पूर्ति का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम। डन? फटाफट से नोट डाउन करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए, आपको घर पे याद करने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट देखिए, अब पॉइंट नंबर कौन सा है? 2। पॉइंट नंबर 2 है उत्पादन के कारकों की कीमत, यानी जो उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनकी कीमत। ठीक है ना? नंबर 2 ये भी लिख सकते हो आप, आगतों की कीमत पे भी चले जाएगा। ठीक है ना? और कच्चे माल की कीमत। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता तो तब क्या करेंगे? मतलब कई बार क्वेश्चन देखो आजकल देखा गया है कि जो क्वेश्चन आता है उस टाइप से आता है कि आगतों की कीमत से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है वो समझाओ, यानी पर्टिकुलर पॉइंट को समझा पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर हम समझे इस पॉइंट को तो उसने लिखा है उत्पादन के कारकों की कीमत, यानी उत्पादन करने के लिए जो कारक चाहिए उनकी कीमतें, या आगत मतलब होता है एक तरह से कच्चा माल, यानी जो भी इनपुट चाहिए होता है उसकी कीमतें, या कच्चा माल बोलेगा तब तो समझ ही जाओ, यानी उत्पादन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है अगर उनकी कीमतें, पहले केस में जब आगतों की कीमतों में वृद्धि, यानी ये उत्पादन के जो कारक है ये महंगे हो जाएं तो इसके कारण जो वस्तु की जो उत्पादन लागत है वो भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। बात को समझना, अगर आपकी जो कारक है, आगत है, कच्चा माल है, आप जो मर्जी बोलो, ये अगर महंगे हो जाते हैं तो उससे उत्पादन की जो लागत आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, वो भी अधिक हो जाती है। क्लियर हो गया? और जब लागत अधिक होगी तो उत्पादक का लाभ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब उत्पादक का लाभ कम है तो वो पूर्ति भी क्या कर देगा? कम कर देगा। इसका ठीक उल्टा है, अगर मान के चलो ये आगतों की कीमतें या कच्चे माल की कीमतें या उत्पादन के जो कारक है उनकी कीमतें कम हो जाती है तो इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो उत्पादन की जो लागत है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब लागत कम आ रही है तो इसका मतलब लाभ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। और जब लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया, आपके लिए मैं ये भी बना रहा हूं ताकि आप पेपर के टाइम पे सिर्फ इतना भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर लिखा क्या मैंने। जैसे आगतों की कीमतें बढ़ने पर उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो लाभ क्या हो जाएगा? बेचारे का कम हो जाएगा। अब लाभ कम होगा तो पूर्ति भी क्या कर देगा? वो कम कर देगा। अगला पॉइंट, अगर आगतों की कीमतें कम है यानी कच्चा माल सस्ता मिल रहा है आपको तो उससे मतलब लागत भी आपकी कम आएगी बनाने की। जब लागत कम आएगी तो लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो पूर्ति भी अधिक होगी। है ना आसान पॉइंट? चलो पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 भी आपका इंडिविजुअल था यानी व्यक्तिगत था, मैंने आई लिखा हुआ उस पर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, उत्पादकों का उद्देश्य। उत्पादक यानी फर्म लिख सकते हो चल जाएगा। तो फर्मों का उद्देश्य, उत्पादकों का उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे भी ना आई लिखा है, ये भी इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मैं पहले करवा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत यदि उत्पादक का उद्देश्य, देखो उद्देश्य क्या है इसका? लाभ को अधिकतम करना। अगर उसका काम है कि वो चाहता है कि वो लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसका मतलब जिन वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होगी ना सिर्फ वो उनको उगाएगा। बात को समझो ना, अगर मान लो मुझे लाभ कमाना है, सिर्फ लाभ कमाना है, तो मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को उगाऊंगा, उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति करवाऊंगा जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होगी, हाई, जो महंगी होगी, क्योंकि कम बनाऊंगा ज्यादा कमाऊंगा। क्लियर हो गया? तो केवल अधिक कीमत पर ही, जिनकी कीमत अधिक होगी उन्हीं की अधिक पूर्ति क्या की जाएगी। इसके विपरीत यदि उत्पादक का उद्देश्य क्या है? बिक्री को अधिकतम करना, वो चाहता है कि मैं सेल बढ़ाऊं, मैं क्या करूं? सेल बढ़ाऊं। ठीक है ना? सेल को अधिकतम करना है तो वह वर्तमान कीमत पर, यानी जो अभी जो कीमत चल रही है, अब चाहे वो कम है ज्यादा, उससे वो मैटर नहीं करता। उसका काम है कि उसको प्रोडक्शन करना, उत्पादन बढ़ाना है, बिक्री बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है। ठीक है ना? उत्पादन, बिक्री, रोजगार जो मर्जी बोलो, ये बढ़ाना है तो वो वर्तमान कीमत पर ही क्या कर देगा? अधिक पूर्ति कर देगा। समझ में आ गया? तो अगर देखा जाए तो उद्देश्य क्या? पहले लाभ कमाना। अगर किसी का उद्देश्य लाभ कमाना है तो याद रखना जिनकी कीमत अधिक, जिन वस्तुओं की कीमत अधिक होगी ना
उन्हीं वस्तुओं को ये उत्पादित करेगा। इसका मतलब जो ओवरऑल पूर्ति रहेगी ना, ओवरऑल जो सप्लाई रहेगी वो कम रहेगी इस केस में, क्योंकि इसे उन्हीं वस्तुओं को आ रहा होगा जिनकी कीमतें अधिक है। जबकि अगर उत्पादक का उद्देश्य, फर्म का उद्देश्य पूर्ति को अधिक करना है, यानी पूर्ति बढ़ाना है, तो ऐसे केस में वो हर कोई वस्तु, उसको ये मैटर नहीं करता प्राइस क्या चल रहा है, वो उत्पादन करना स्टार्ट कर देगा, तो ओवरऑल पूर्ति ज्यादा रहती है। तो इस केस में जो है वो पूर्ति आपकी ज्यादा देखने को मिलती है, इस केस में पूर्ति आपको कम देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि पहले वाले केस में सिर्फ उन्हीं वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी जिनकी कीमत बढ़ेगी, और दूसरे वाले केस में कीमत मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी वर्तमान कीमत हो, सभी उसी जो अभी कीमत चल रही है उसी पे उत्पादन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बिक्री बढ़ाना उद्देश्य हो गया। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। अब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये वाला पॉइंट है, ये भी आपका व्यक्तिगत के अंदर आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। देखो ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़ानी, काम की चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, और सीधी सीधी बात करेंगे जो आपके बुक में है, जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है ना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे किसी भी चीज में भी। तो इसने देखो क्या लिखा है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है, यानी एक वस्तु की तो मैं कीमत में परिवर्तन कर रहा हूं और दूसरी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसी वस्तुओं को संबंधित वस्तुएं बोला जाता है। जैसे मांग के केस में भी आपने पढ़ा होगा कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है, यानी एक से जब दूसरी वस्तु रिलेटेड होती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। क्लियर हो गया? अब ये संबंधित वस्तु 2 तरह की होती है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको क्लास 11 में पता होना चाहिए कि संबंधित वस्तुएं 2 तरह की होती है। एक होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसको स्थानापन्न वस्तुएं भी कहता है। देखो स्थानापन्न में ना आधा 9 पूरा 9 आता है मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपको लगता है कि एक ही 9 आता है तो आप एक 9 कर सकते हैं, चेक कर लेना, ठीक है ना। और दूसरा होता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और हमारा क्या प्रतिस्थापन वस्तु को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी पूरक, ये जो हमारा प्रतिस्थापन वस्तु है, ये वे वस्तुएं होती है जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु का प्रयोग आराम से कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं एक दूसरे की क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय और कॉफी, पेप्सी और कोका कोला, ठीक है, अगर पेप्सी नहीं है तो कोका कोला पी लो, चाय नहीं है तो कॉफी पी लो, समथिंग इस टाइप का था। तो ऐसे उत्पादक भी क्या करेगा, उत्पादक देखेगा किसकी कीमतें ज्यादा हो रही है, तो जिसकी कीमतें ज्यादा होगी उत्पादक उसको उगाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो मांग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पढ़ा होगा, ये आगे पढ़ा होगा ना, पहले पॉइंट दूसरा तीसरा चैप्टर है जो भी आपका है, ठीक है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जी, क्या लिखा है, जब एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु, यानी एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हो, तो उसे ऐसी वस्तु को क्या कहता है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं को एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर? अब आता है दूसरा, पूरक वस्तुएं क्या होती है। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका जो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो संयुक्त रूप से इनका क्या है, उत्पादन किया जाता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो संयुक्त रूप से उत्पादित वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहा जाता है, जो एक साथ उत्पादित होती हो। मांग वाले में आपने कहा था जिनकी मांग एक साथ की जाती हो, ठीक है ना। तो हम अच्छी डेफिनेशन आपकी ये है, इसी डेफिनेशन को हम कवर कर सकते हैं बेटा। दोनों लिखने दोनों ही है कि संयुक्त रूप से उत्पादित वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। अर्थात पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है, यानी टुगेदर, मिल करके किया जाता है, तो उसको बोला जाता है पूरक वस्तुएं। इसको संपूरक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपूरक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे जूते जुराब हो गया, पेन स्याही हो गया, आपने कार पेट्रोल भी सुना होगा, है ना। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोला जाता है, पूरक वस्तु बोला जाता है। पेन बना दी, स्याही नहीं है उसमें, तो फिर क्या फायदा। कार बना रहे हो, पेट्रोल नहीं है, तो क्या फायदा, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे बोला ये पूरक वस्तु कहलाती है। तो मैं अभी डेफिनेशन कवर किया, सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इसको सिर्फ अभी। तो प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी, जब एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हो, वो प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। इसमें क्या, पूरक में क्या बोला मैंने, जब दो वस्तुओं का जो प्रयोग होगा या जो भी होगा ना, वो एक साथ होगा। क्या होगा, एक साथ होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, पूरक वस्तु बोला जाता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपको इसके अंदर, देखो डेफिनेशन मैंने कवर करा दी, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो लिखना है इसके अंदर, आप ये लिख सकते हो, चल जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, इतना। अगर टाइम कम है तो इतने में निपटा देना। अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पूरा समझा सकते हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतों के अंतर्गत, किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की पूर्ति
अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। अन्य वस्तु की कीमतों में वृद्धि, यानी अगर अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप, अगर मान लो जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, साथ साथ में चाय कॉफी का ले लेते हैं, तो मैं मान लो चाय का उत्पादक हूं, अब कॉफी की कीमतें क्या हो रही है, कॉफी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मैं देखूंगा यार कॉफी कीमतें तो बढ़ने लग गई है, तो मेरे लिए ना मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपने संसाधनों को निकालूंगा और कॉफी का उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं भी, क्यों भाई, जिसकी कीमतें बढ़ेगी उत्पादकों को उसी में प्रॉफिट होता है ना। तो उसने बोला कि इसके अंतर्गत किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। अन्य वस्तुओं की कीमतें यानी कॉफी की कीमतें में वृद्धि होने पर वे वस्तु फर्मों के लिए लाभदायक हो जाएगी, कॉफी लाभदायक हो जाएगी, जिसके कारण फर्म अब उनकी पूर्ति करेगा। समझ में आ गया? चाय की कीमत तो कम है तो उसको कम करेगा। क्लियर? ठीक है। इसके विपरीत अन्य वस्तुओं की कीमतें कम होने पर, मान लो अन्य वस्तु कीमतें कम है, तो अगर मेरे वहां रिसोर्सेज लगे भी है ना, कुछ संसाधन लगे भी है, तो वो भी निकाल लूंगा मैं, कि जब उनकी कीमत कम है क्या फायदा हुआ करके। ठीक है ना। तो अगर अन्य वस्तु की कीमत कम होने पर वे वस्तुएं कम लाभदायक होगी, जिससे फर्म उनका जो उत्पादन है वो भी कम करेगा, यानी पूर्ति भी कम करेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, चाय है, कॉफी है, चाय की कीमत बढ़ने पर अगर मेरी कीमत है, यहाँ पे चाय रखिए, मान लो चाय की कीमत बढ़ती है, तो फर्म के लिए चाय बनाना ही लाभदायक होगा, इसलिए वो कॉफी की पूर्ति क्या कर देगा, कम कर देगा। और चाय की कीमत कम होने पर, मान लो चाय की कीमत कम हो जाती है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस बार वो प्रॉफिटेबल है, तो उसकी जो है पूर्ति बढ़ा देगा। समझ में आए? तो देखें, तो जब ये बढ़ रहा है तो ये वाला घट रहा है, और जब ये घट रहा है तो वाला बढ़ रहा है, तो कौन सा? ऋणात्मक, यानी अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिल रहा है ना। नोट डाउन करो। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हर चीज में, चाहे कोई भी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? 4 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या, तो उसने बोला किसी वस्तु की बाजार की पूर्ति, यानी जो बाजार पूर्ति है, फिर पूर्ति लिख लो, पूर्ति को फर्मों की संख्या भी प्रभावित करती है, यानी जो वस्तु की बाजार पूर्ति है वो फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। इसके अंतर्गत अगर फर्मों की संख्या क्या है, अधिक है, तो पूर्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, और फर्मों की संख्या क्या है, कम है, तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो वही है, फर्मों की संख्या अधिक है तो पूर्ति भी अधिक, फर्मों की संख्या कम है तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी, सीधी बात है। यानी अगर उत्पादक ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा, उत्पादक कम तो उत्पादन भी कम, है ना। तो वही है, उत्पादक लिख लो या फर्म लिख लो, एक ही बात है। अगला पॉइंट देखें, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है मार्केट का पॉइंट है, इसलिए मैंने एम लिखा हुआ है, बाजार वाला, ठीक है, बाजार वाला पॉइंट है। तो मैंने पहले ही बता दिया, बाजार और व्यक्तिगत स्पेशली तो नहीं पूछेगा जहां तक है, तो आप कोई से भी 4-5 पॉइंट आप लिख करके आ जाना। 4 नंबर का तो 4 पॉइंट, 5 नंबर तो 5, 6 है तो 6, ठीक है। नॉर्मली 4 से 6 में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। अब इसकी बात करें उत्पादन तकनीक या उत्पादन की तकनीक, ये भी मार्केट का ही फैक्टर है। इसमें लिखा वस्तु की पूर्ति को उत्पादन की तकनीक जो है में, अगर उत्पादन की तकनीक में जो परिवर्तन होता है वो भी प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत अगर उत्पादन की तकनीक में सुधार होने पर, यानी आपकी जो उत्पादन की जो तकनीक है वो इंप्रूव्ड है, लेटेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है, तो सुधार होने पर जो वस्तु की जो सीमांत लागत है, सीमांत मतलब होता है अतिरिक्त, लिख लो वहां पे, सीमांत मतलब क्या होता है, अतिरिक्त लिखवाया था ना। तो जो एडिशनल जो कॉस्ट है, या ये वर्ड लिख सकते हो, प्रति इकाई जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाती है। यानी अगर आपकी उत्पादन जो तकनीक है उसमें सुधार हो रखा है, तो जो प्रति इकाई उत्पादन लागत है वो आपकी कम होगी, और जब उत्पादन लागत कम होगी, ठीक है ना, तो लाभ आपका क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लाभ ज्यादा होगा तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको इस तरह समझ सकते हो ना। आपने देखो, पुरानी बाइक आपके पास होती है, पुरानी बाइक क्या ज्यादा तेल पीती है और कम दूरी तक चलती है ना। जो नई बाइक है वो कम तेल पीती है और ज्यादा दूरी तक चलती है, क्योंकि भाई सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, नई नई बाइक है ना, तो नई है तो ज्यादा अच्छा चलेगी और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप नई तकनीक लगाते हो तो जो लागत आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, और कम लागत आने पर लाभ बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत उत्पादन की तकनीक अगर पुरानी है आपकी, तो जो लागत है, सीमांत लागत मतलब अतिरिक्त लागत या प्रति इकाई उत्पादन लागत जो है वो भी क्या हो जाएगी, अधिक। और जब लागत अधिक होगी तो लाभ कम होगा, जब लाभ कम होगा तो पूर्ति भी कम होगी। देखो मैंने समझा रखा है, उत्पादन की तकनीक नई है यानी इसमें सुधार हो रखा है। तो अगर तकनीक नहीं है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या आएगी आपकी, प्रति इकाई मतलब हर इकाई को उत्पादन करने की जो लागत है वो कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। इसका ठीक उल्टा, अगर आपकी क्या है, तकनीक पुरानी है तो जो लागत है वो ज्यादा आएगी, लागत ज्यादा आएगी तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो पूर्ति भी कम होगी। तो हमने ये मार्केट वाला फैक्टर था, हमने 6 फैक्टर पढ़ लिए, अभी और पढ़ने हैं,
जाना मत, पढ़ने अभी और है, ठीक है ना। तो अभी 2 फैक्टर्स में और है, फिर अभी चैप्टर तो पूरा बचा हुआ, अभी तो हमें क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल बहुत कुछ करना है ना, कर्व बनाने एंड ऑल जो भी है। मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक लेता हूँ बट, ठीक है, इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, आप इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। खुद मैंने बार बार रिपीट किया, आप अच्छे से समझिए, और आपको याद ना मार्क्स पूरे लेके आना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होता वीडियो बनाने के लिए आजकल, ठीक है। तो यही फ़ोन है और ये अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है इस चीज़ की, ठीक है ना, टाइम लगता है इसको उसको बनाने में। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी थर्ड पार्ट लाने की कोशिश करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप ये नोट डाउन कर लो, जब तक बाकी चीज़ पढ़ लेना, ठीक है।